दिस इज एपिसोड 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि प्रोसीडिंग्स कितने टाइप्स की होती हैं। टाइप ऑफ प्रोसीडिंग्स जिसको कि हम डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप, एडवर्सोरियल और इंक्विस्टोरियल। इनका मतलब क्या होता है, इंडियन लॉ में इनमें से कौन सी एप्लीकेबल है और इनसे रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस, प्रोविजंस अलग अलग स्टैट्यूट्स में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। टू स्टार्ट विद, लेट्स बिगिन विद एडवर्सोरियल का मतलब क्या है। देखिए, जनरली क्या होता है कि इट इज ऑल अबाउट प्रूविंग एविडेंस। मतलब सारा केस डिपेंड करता है कि आपने एविडेंस को प्रूव किया है नहीं किया। तो इसमें बेसिकली दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहली बात इज टू प्रोड्यूस द एविडेंस एंड सेकंड इज टू प्रूव द एविडेंस। भाई पहले तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर उसे प्रूव करना पड़ेगा। हमने जब एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस और रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस की बात की थी, वो भी यही बात थी। एडमिसिबिलिटी विल डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन, कि एविडेंस अलाउड होगा या नहीं होगा, उसका एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। और जब हम प्रूव की बात कर रहे थे तो क्या वो रिलायबल है, क्या वो प्रूव हो चुका है। तो एविडेंस को प्रोड्यूस करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, और उस पर केस का फैसला डिपेंड करेगा। अब सारी कहानी ये आती है कि भाई क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पार्टी की है टू प्रोड्यूस द एविडेंस एंड टू प्रूव द एविडेंस, या इसमें जज की या कोर्ट की भी कुछ भूमिका होती है। तो एडवर्सोरियल जो प्रोसीडिंग का सिस्टम है उसमें यह कहा गया है कि भाई पार्टी विल प्रोड्यूस द एविडेंस एंड पार्टी विल प्रूव द एविडेंस, और उस बेसिस पे कोर्ट डिसाइड कर देगा। कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा यहां पे। एडवर्सोरियल में देयर विल बी नो रोल ऑफ द कोर्ट, और सिर्फ रोल किसका होगा, पार्टीज का होगा। वही एविडेंस को प्रोड्यूस करेंगी, वही एविडेंस को प्रूव करेंगी, और जो एविडेंस प्रूव हो पाए उसके बेसिस पे कोर्ट अपना फैसला दे देगा। कोर्ट अपनी तरफ से कोई भी हाथ पैर नहीं मारेगा, कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा। अब वहीं पर आते हैं इंक्विस्टोरियल। इंक्विस्टोरियल का कॉन्सेप्ट ये है भैया कि कोर्ट की जो ड्यूटी है वो सिर्फ डिसाइड करने की नहीं है, वो डिसीजन जस्ट और फेयर भी होना चाहिए। इसको और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, कोर्ट्स ड्यूटी इज नॉट ओनली टू डिसाइड द मैटर, कोर्ट ड्यूटी इज टू डू जस्टिस। सिर्फ फैसला नहीं सुनाना, न्याय करना है। दिस इज द डिफरेंस। अगर आप सिर्फ फैसला सुनाते हैं तो बात नहीं बनेगी, आपको न्याय करना है। और न्याय आप कब करेंगे, न्याय आप तब करेंगे जब आपको ट्रुथ का पता चल जाएगा। जब तक आपको ट्रुथ का ही नहीं पता, यू कैनॉट फाइंड आउट द ट्रुथ, हाउ कैन यू डू जस्टिस। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज नॉट ओनली टू डिसाइड बट टू डिसाइड जस्ट एंड फेयरली। That means it is not the court's duty is not only to decide, सिर्फ डिसाइड नहीं करना है बल्कि जस्टिस करना है, न्याय करना है। सिर्फ फैसला नहीं करना है, न्याय करना है। एंड टू डू जस्टिस, टू डिसाइड द केस जस्टफुली एंड फेयरली, यू हैव टू नो द ट्रुथ। जब तक आपको सच्चाई नहीं पता होगी तब तक आप फैसला कैसे न्यायपूर्ण कर सकते हैं। तो इसका मतलब सच्चाई जानने के लिए अगेन हम उसी बात पर आते हैं, क्या सिर्फ ये सफिशिएंट है कि पार्टी जो फैक्ट्स, जो एविडेंस प्रोड्यूस करे और जो प्रूव करे उससे हम सच्चाई पता चल जाएगी? जरूरी तो नहीं है भाई। जरूरी तो नहीं है कि पार्टी जो एविडेंस प्रोड्यूस करे या प्रूव करे उसी से सच्चाई पता चल जाएगी। नॉट नेसेसरी। तो यहां पर आता है जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो चुपचाप बैठकर साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बनेगा। जो कोर्ट में हो रहा है वो चुपचाप बैठ के नहीं देखेगा, बल्कि उसको प्रोएक्टिव एक रोल प्ले करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। एक छोटा सा यहां पर एग्जांपल देता हूं आपको। जॉली एलएलबी करके एक मूवी आई थी, द फर्स्ट जॉली एलएलबी आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। उस जॉली एलएलबी मूवी में एक सीन है जिसमें जज साहब ये कहते हैं कि उन्हें पता होता है कि कौन कल्प्रिट है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन वो इंतजार करते रहते हैं कि एविडेंस आए, लेकिन एविडेंस नहीं आते। तो वो एग्जैक्टली अगर हम अपनी लीगल भाषा में बोलें तो वो लीगली साउंड सीन नहीं है। उसका रीजन क्या है, उसमें जज कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया एविडेंस नहीं आ रहे हैं, इफ द एविडेंस आर नॉट कमिंग तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। यही बोल रहे हैं ना जज साहब कि एविडेंस अगर नहीं आ रहे हैं, पार्टीज एविडेंस नहीं लेके आ पा रही है, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम वेट करते रहते हैं।
दिस इज नॉट द ट्रूथ, दिस इज नॉट द ट्रूथ बिकॉज ठीक है एडवर्सोरियल में ट्रूथ हो सकता है, एडवर्सोरियल जो अपनी प्रोसीडिंग सिस्टम है, अलग अलग देश में अलग अलग सिस्टम अप्लाई होते हैं, एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग सिस्टम में ये ठीक है, जज साहब की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, जो एविडेंस पार्टी लेके आएगी और जो एविडेंस पार्टी ने प्रूव कर दिया उन्हीं के बेस पे आपको जजमेंट देनी है, आपको खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। तो ये तो समझ में आता है कि एडवर्सोरियल में ये बात बिल्कुल जायज है, लेकिन हिंदुस्तान में क्या स्थिति, हिंदुस्तान में एडवर्सोरियल नहीं है, इनक्विस्टोरियल है। इनक्विस्टोरियल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जज साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बनेगा, जज साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बनेगा, वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करेगा सच्चाई जानने के लिए। तो जैसे जज साहब कह रहे हैं कि हम वेट करते रहते हैं एविडेंस की, ऐसा नहीं है, एविडेंस जज भी निकाल सकता है, सवाल जज भी पूछ सकता है, जज को बहुत सारी, कोर्ट को बहुत सारी, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड जज बिकॉज मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं, तो कोर्ट को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं अलग अलग प्रोविजंस में, अलग अलग स्टैट्यूट्स में, जिन पावर्स का इस्तेमाल करके कोर्ट सच्चाई तक पहुंच सकता है और सच्चाई तक पहुंचने के बाद ही वो जस्टिस केस में कर सकता है। तो दैट स्टेटमेंट बाय द जज इन द मूवी जॉली एलएलबी इज नॉट लीगली साउंड। वो ठीक है, वो स्क्रिप्ट राइटर को शायद नहीं पता होगा लॉ क्या है, लेकिन मैं इस बात से पर्सनली इस बात से सहमत नहीं हूं कि जज साहब ये कहें कि हम इंतजार में बैठे रहते हैं और कैसे वो स्टेटमेंट उनकी ठीक नहीं है। ये आज इनक्विस्टोरियल का पहला लेक्चर है, इसमें आज हम सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट करेंगे। जब हम पूरा इनक्विस्टोरियल सिस्टम समझ जाएंगे तो आप इस बात से सहमत होंगे कि जो मैं कह रहा हूं कि जज साहब वहां पर पूरी तरीके से ठीक नहीं है, जो जॉली एलएलबी के जज साहब हैं, और अगर कोर्ट चाहे तो सच्चाई जानने के लिए उसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, वो साइलेंट स्पेक्टेटर बन के नहीं देखेगा, उसे प्रोएक्टिव रोल करना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे क्या हो सकता है, मतलब मैंने कहा कि साइलेंट स्पेक्टेटर बन के नहीं देखेगा, उसे प्रोएक्टिव होना है, और जैसे मैंने कहा कि जॉली एलएलबी के जो जज साहब हैं वो गलत बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो गलत बोल रहे हैं तो इसका मतलब दो निकलता है ना। पहला तो ये कि वो कोई भी सवाल पूछने की उनको पावर दी जानी चाहिए जज को, मतलब वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा वो कि वो किसी भी विटनेस को सम्मन कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, ये सारी पावर्स उनके पास हैं। जो जज साहब बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, सारी पावर्स उनके पास हैं, और कैसे हैं, किस किस प्रोविजन में है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पावर्स कहां पर दी गई हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। एक तो पावर दी गई है 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में। दूसरा, अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो पावर्स दी गई है सेक्शन 311 और सेक्शन 313 में। और सीपीसी की बात करें जहां पर सिविल प्रोसीजर आता है तो पावर्स दी गई है ऑर्डर 16, यस ऑर्डर 16 रूल 14, और उसके बाद ऑर्डर 18 रूल 16, 17 एंड 18। ये मैंने आपको एक ब्रीफ वो बताया, इन सबको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। आज हम करेंगे सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? देखिए, सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। वो क्या पावर्स हैं, चलिए मैं एक आपको इसका रोड मैप बता देता हूं कि 165 में हमें क्या क्या पढ़ना है। 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जो पावर्स दी गई है, तो क्लियर हो गया कि पावर्स दी गई है, ठीक है जी। तो पावर्स का पर्पस क्या है, मतलब ऐसे ही तो कोर्ट पावर लॉ पावर देगा नहीं कोर्ट को, कुछ पर्पस होगा ताकि वो पर्पस पूरा हो सके, इसलिए पावर्स दी गई है। तो उसका पर्पस क्या है हम ये समझने की कोशिश करेंगे 165 की पावर्स का। पावर्स हैं क्या, मतलब व्हाट आर एग्जैक्टली दी पावर्स, उनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन, उनके अलग अलग जजमेंट्स हम करेंगे। उसके बाद आता है कि लिमिटेशंस, क्या कोई उन पे लिमिटेशंस हैं, और फिर 165 का 162 सीआरपीसी से कोरिलेशन, और साथ में ऑर्डर 10 ऑफ सीपीसी रूल 1 एंड 2 से इसका क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं पर्पस पे कि किस पर्पस के लिए पावर्स यूज हो सकती हैं। सबसे पहले वो समझ लेते हैं पावर्स कौन सी हैं, वो समझने से पहले
तो सबसे पहले पर्पस क्या है भैया, इसका पर्पस ये है डिस्कवर रिलेवेंट फैक्ट and to obtain proper proof of relevant fact. सारी कहानी फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट पे घूमती है। तो पर्पस ये है ताकि कोर्ट ढूंढ सके कि रिलेवेंट फैक्ट कौन सा है। जैसे मैंने कहा था आपको शुरुआत में कि आपको एविडेंस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और प्रूव करने पड़ेंगे, जो पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताई थी। अब वही चीज कोर्ट को भी पावर दी जा रही है। प्रोड्यूस का मतलब डिस्कवर, मतलब आप डिस्कवर करेंगे कि कौन कौन से एविडेंसेस रिलेवेंट हैं, आप ढूंढें, ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहें। और दूसरा, उनको प्रूव करने के लिए अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई प्रोडक्शन आपको करना है डॉक्यूमेंट का, कुछ भी करना है, उनको प्रूव करने के लिए भी आपको पावर्स दी गई हैं। तो ये बेसिकली पर्पस है, डिस्कवर रिलेवेंट फैक्ट एंड टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रिलेवेंट फैक्ट। चलिए जी, अब पावर्स क्या है ये तो हमें समझ में आ गया कि ये सब है। पावर्स क्या दी गई हैं, पावर्स को हम समझते हैं। तो बेसिकली इसमें दो पावर्स हैं। पहली पावर है आस्क एनी क्वेश्चन। कोर्ट जो है वो कोई भी सवाल पूछ सकती है। दूसरा, ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग। मतलब कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, कोर्ट में कोई चीज है उसे प्रोड्यूस करो। तो ये दो पावर्स कोर्ट को 165 में दी गई है। आस्क एनी क्वेश्चन का क्या मतलब है, अब हम इनको बारी बारी करते हैं। देखिए, ऑर्डर कर रहा है वो प्रोडक्शन का, डॉक्यूमेंट थिंग का, उसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं। सिंपल सी बात है कि कोर्ट के पास 165 में पावर है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी थिंग को प्रोडक्शन, कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, कोर्ट उसे इंस्पेक्ट करे, उसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इसे कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी। आस्क एनी क्वेश्चन को हमें डिटेल में करना है, इसके एक प्रोविजन को समझना है। तो जहां पर ये बात करता है, चलिए जी, हम बात कर रहे थे आस्क एनी क्वेश्चन। तो इसमें सवाल उठते हैं कुछ। पहला, आस्क एनी क्वेश्चन इन एनी फॉर्म, मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एट एनी टाइम, किसी भी समय सवाल पूछा जा सकता है। और किसके संबंध में होगा, अबाउट एनी फैक्ट। फैक्ट कौन सा, रिलेवेंट फैक्ट भी और इररिलेवेंट फैक्ट भी। और किससे पूछा जा सकता है, पार्टीज से भी पूछा जा सकता है और विटनेस से भी पूछा जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि आस्क एनी क्वेश्चन, कोर्ट को पावर दी गई है कि वो कोई भी सवाल पूछ सकता है। आस्क एनी क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछ सकता है, क्वेश्चन का फॉर्म क्या हो, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। किस समय पूछ सकता है, किसी भी समय पूछ सकता है। कोई भी फॉर्म में पूछ सकता है, किसी भी समय पूछ सकता है। किसके बारे में पूछ सकता है, किसी भी फैक्ट के बारे में पूछ सकता है। वो रिलेवेंट फैक्ट भी हो सकता है, वो इररिलेवेंट फैक्ट भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट में, इररिलेवेंट फैक्ट के बारे में भी वो सवाल पूछ सकता है। और किससे पूछ सकता है, वो पार्टी से भी पूछ सकता है और जो विटनेस है उससे भी पूछ सकता है। अब इसको एक एक को हम फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब मैं कहता हूं कि सवाल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सवाल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो इसमें देखिए एविडेंस एक्ट में ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 140 सेक्शन 142 पढ़िएगा। इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो इसका मतलब कोर्ट लीडिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जबकि पार्टीज को अलाउ नहीं है। पार्टीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आप सेक्शन 142 से कर लीजिएगा। हम जब सेक्शन 142 की बारी आएगी तब उस समय डिटेल में करेंगे। अभी के लिए इतना समझना जरूरी है कि पार्टीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं लीडिंग क्वेश्चन पूछने की, लेकिन कोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि साफ शब्दों में लिखा है कि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लीडिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब बताइए, हियर से नेचर का जो सवाल है क्या वो पूछ सकता है? भाई बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है कि हियर से एविडेंसेस अलाउड नहीं है, हियर से नेचर के क्वेश्चंस अलाउड नहीं है, लेकिन कोर्ट को परमिट है। क्यों? क्योंकि लिखा गया है कि वो एनी फॉर्म क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि वो लीडिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है और वो भी पूछ सकता है विच आर हियर से नेचर के क्वेश्चन है, वो भी वो पूछ सकता है। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई
जजमेंट ईयर वाज 1981 एंड रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन चीजें क्लियर की कि ठीक है, आपको आप किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोर्ट के पास पावर है, लेकिन आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, आप इंटिमिडेट नहीं करेंगे किसी को। इंटिमिडेट करना है कि आप किसी को धमकाएंगे नहीं। अगर कोई विटनेस आ रहा है कोर्ट में तो कोर्ट उससे नॉर्मली सवाल पूछ सकता है, उसे इंटिमिडेट नहीं करेगा। दूसरा, उसे रिब्यूक नहीं करेंगे। रिब्यूक का क्या मतलब होता है? मजाक नहीं उड़ाएंगे उसका, ठीक है जी। और तीसरा, उसे कोई भी आंसर देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। तो ये तीन चीज रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्लियर की कि ठीक है, हम मानते हैं कि 165 में कोर्ट किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, लीडिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हियर से नेचर के भी पूछ सकता है, लेकिन इंटिमिडेट नहीं करेगा, उसे रिब्यूक नहीं करेगा, उसे कंपेल नहीं करेगा। इतनी पावर्स नहीं है कि वो इतनी अपने दायरे से बाहर चला जाए। कोर्ट के पास पावर्स हैं, लेकिन कोर्ट को भी अपने एक दायरे में रहना है। वो कोई भी सवाल पूछे, किसी भी फॉर्म में पूछे, लीडिंग पूछे, हियर से पूछे, लेकिन अपने दायरे में रहे। वो इंटिमिडेट ना करे, वो रिब्यूक ना करे, वो कंपेल ना करे। चलिए, अब हम कर रहे थे आस्क एनी क्वेश्चन। आस्क एनी क्वेश्चन लिखा है, आस्क एनी क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमने कर लिया एट इन एनी फॉर्म। ये फंडा अपना क्लियर हो गया है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। अगला फंडा आता है एट एनी टाइम। भाई कब पूछेगा सवाल? देखिए, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई विटनेस आता है कोर्ट में, तो पहले उसका एग्जामिनेशन चीफ होता है। एग्जामिनेशन चीफ का मतलब है, वैसे तो हम एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन सब डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए बता देता हूं। एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब, ऐसे लोकल कोर्ट की भाषा में चीफ भी बोल देते हैं। एग्जामिनेशन चीफ का मतलब है कि जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया सबसे पहले, वो उसका एग्जामिन करेगा। मान लीजिए ए और बी के बीच में केस है, ए अपना एक विटनेस बुलाते हैं सी, और जब सी जब विटनेस बॉक्स में आएगा तो पहले उसको एग्जामिन ए करेगा। उसके बाद आती है स्टेज क्रॉस एग्जामिनेशन की। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि जब ए ने सी को एग्जामिन कर लिया, अब बी की बारी है कि जो उसने ए को स्टेटमेंट दी है सी ने, उसके संबंध में अगर वो कोई भी क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है तो वो उसको कर सकता है। तो ये स्टेजेस चलते हैं। उसके बाद री एग्जामिनेशन की स्टेज आती है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि हम कह रहे हैं कि कोर्ट कोई भी सवाल पूछ सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, किसी भी समय पूछ सकता है। तो सवाल ये उठा, मुद्दा ये उठा कि जब आप कह रहे हैं कि समय पूछ सकता है, तो क्या जिस समय उसकी एग्जामिनेशन चीफ चल रही है या क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, तो क्या कोर्ट बीच में रोक के सवाल पूछ लेगा? अब मान लीजिए एक विटनेस आया है, उसी एग्जाम्पल पे लेके जाता हूं। ए ने विटनेस बुलाया सी, अब सी का वो एग्जामिनेशन कर रहा है, उससे सवाल पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है कि उस दिन क्या हुआ, क्या आपने देखा, मतलब वॉट एवर, ठीक है। क्या वो उस एग्जामिनेशन के बीच में बोलेगा वकील साहब रुकिए 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 रुकिए, मुझे सवाल पूछना है इससे? या फिर एग्जामिनेशन चीफ हो चुकी है, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, बी का जो वकील है वो सी से सवाल पूछ रहा है, और उसको रोक के जज ये गए, कोर्ट ये गई कि नहीं नहीं रुकिए रुकिए, मुझे सवाल पूछना है। तो ये चीज क्लियर हुई थी, ये चीज क्लियर की गई। इसमें दो जजमेंट्स हैं। पहले मैं जजमेंट बता देता हूं और फिर ये बता देता हूं कि कोर्ट ने कहा क्या। पहली जजमेंट है नेपाल चंद्र रॉय वर्सेस नेताई चंद्रदास, 1977 सुप्रीम कोर्ट। एंड अनदर जजमेंट रिलेटेड टू दिस इज, इसी कॉन्सेप्ट से लेके कि वो किस समय सवाल पूछ सकता है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस अनी ANI, 1997 सुप्रीम कोर्ट। ये दो जजमेंट्स हैं। इन जजमेंट्स में कोर्ट ने ये क्लियर किया कि ठीक है, आप किसी भी समय पूछ सकते हैं, ये पावर आपको 165 दे रहा है, लेकिन एट एनी टाइम का मतलब किसी भी समय पूछ सकते हो। लेकिन जैसे मैंने पहले वाले मैटर में कहा था कि कोर्ट को अपने दायरे में रहना है, तो कोर्ट को किसी भी समय ओवर एंथुजियास्टिक या ओवर जीलियस नहीं होना है। ठीक है, मतलब आप सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी समय पूछ सकते हैं, लेकिन आप इतने ओवर एंथुजियास्टिक भी ना हो
कि आप एग्जामिनेशन इन चीफ के या क्रॉस एग्जामिनेशन के बीच में सवाल पूछने लग जाए। आप ऐसा कर सकते हैं कि जब एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए, री एग्जामिनेशन की जरूरत पड़े री एग्जामिनेशन भी हो जाए, जब सब एग्जामिनेशन पार्टीज कर लें उसके बाद आप अपने सवाल पूछ लीजिए। लेकिन साथ में कोर्ट ने यह कहा कि ये कोई शॉर्ट बात नहीं है, सिर्फ रूल ऑफ प्रूडेंस है, मतलब आप इसे फॉलो कीजिए, ये फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस आ जाए जिसमें कोर्ट को लगता है कि मुझे अभी एग्जामिनेशन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन के बीच में सवाल पूछना है, तो कोर्ट पूछ सकता है। तो मैं रिपीट करता हूं, रूल ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि आप सब कुछ खत्म होने के बाद सवाल पूछें, जब उस पार्टी का, उस विटनेस का एग्जामिनेशन हो चुका है, जिसने बुलाया उसने भी एग्जामिनेशन कर लिया, ऑपोजिट पार्टी ने भी उसका एग्जामिनेशन कर लिया, उसके बाद आप उससे सवाल पूछ लीजिए जो भी पूछना है। लेकिन यह सिर्फ एक रूल ऑफ प्रूडेंस है। अगर ऐसी स्थिति आए कि सवाल पूछना जरूरी कोर्ट को लगे, ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आए और कोर्ट को लगे कि नहीं यार मुझे अभी सवाल पूछना जरूरी है, नहीं तो ट्रुथ तक नहीं पहुंचा जाएगा, तो कोर्ट एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन के बीच में रोक के भी सवाल पूछ सकता है। लेकिन फिर भी जैसा इन दोनों जजमेंट्स में कहा, कोर्ट को ओवर एंथुजियास्टिक नहीं होना चाहिए, ओवर जीलियस नहीं होना चाहिए, एक बहुत ही जुडिशियल माइंड का उपयोग करते हुए तब ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या ये इतनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है कि मैं बीच में सवाल पूछूं। चलिए ये भी अब क्लियर हो गया। अब हम आते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात ये कही गई जब हमने कहा कि आस्क एनी क्वेश्चन, तो पहली बात तो इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम, और तीसरी बात इन्होंने कहा कि भाई अबाउट एनी फैक्ट, आप किसी भी फैक्ट को लेकर सवाल पूछ सकते हैं। और जब ये कह रहे हैं एनी फैक्ट, तो ये कह रहे हैं फैक्ट रिलेवेंट भी हो सकता है और इररिलेवेंट भी फैक्ट हो सकता है। तो ये पावर दे दी। लेकिन समस्या क्या आती है, 165 में ही ये बात भी कही गई है कि जो जजमेंट होगी दैट शैल बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट फैक्ट विच आर ड्यूली प्रूव्ड। मतलब आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि जजमेंट बेस होनी चाहिए रिलेवेंट फैक्ट पे, और वहीं पर आप कोर्ट को ये पावर दे रहे हैं कि वो इररिलेवेंट फैक्ट के बारे में भी सवाल पूछ सकता है। तो भैया क्या ये इनकंसिस्टेंट नहीं हो गया? क्या इनके बीच, इन दोनों बीच कॉन्फ्लिक्ट के बीच, प्रोविजन के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ गया? इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 165 में जब हम पर्पस कर रहे थे कि ये पावर्स क्यों दी गई है, 165 में जब हम पर्पस कर रहे थे तो मैंने कहा इसका पर्पस है डिस्कवर रिलेवेंट फैक्ट एंड टू, बताइए, एंड टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रिलेवेंट फैक्ट, प्रॉपर प्रूफ ऑफ रिलेवेंट फैक्ट। मतलब असली में जो 165 की पावर दी गई उसको इस पर्पस के लिए दी गई है। तो आप अल्टीमेटली देखेंगे कि आपको इररिलेवेंट फैक्ट पे भी क्वेश्चन पूछना अलाउड है। अलाउड है, वो क्यों है? क्योंकि आपको डिस्कवर करना है रिलेवेंट फैक्ट, क्योंकि आपको प्रूव करना है रिलेवेंट फैक्ट। तो बेशक आपको रिलेवेंट फैक्ट पे क्वेश्चन पूछना अलाउड कर दिया, लेकिन उसका पर्पस क्या है? रिलेवेंट फैक्ट को डिस्कवर करना और रिलेवेंट फैक्ट को अच्छे से प्रूव करना, ताकि कोर्ट एक जस्ट डिसीजन पे पहुंच सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेशक वन इररिलेवेंट फैक्ट को पूछने का आपको राइट, मतलब पावर दे दी, लेकिन पर्पस ये है अल्टीमेटली जजमेंट किस पर बेस होगी? रिलेवेंट फैक्ट पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों प्रोविजंस के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि बेशक आपको इररिलेवेंट फैक्ट पर क्वेश्चन पूछने की पावर दी है, लेकिन उसका पर्पस यह है कि रिलेवेंट फैक्ट को ढूंढा जाए, रिलेवेंट फैक्ट को प्रूव किया जाए। सो नो मैटर द कोर्ट में आस्क irrelevant questions also, but when the judgment will be given, it shall be based only and only upon relevant fact only. Therefore, there is no conflict. Even the irrelevant questions, ध्यान से सुनिएगा, even the irrelevant questions serves the purpose of finding the proof for relevant fact only. Irrelevant questions का पर्पस भी यह है कि relevant fact को ढूंढा जा सके, उन्हें प्रूव किया जा सके। तो इसलिए इन दोनों प्रोविजंस के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब हम चलते हैं अगले अपने कॉन्सेप्ट पे। देखिए, जब हम एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है, उस पर पार्टी ऑब्जेक्शंस लगा सकती है कि साहब ये एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, इसे अलाउ मत कीजिए। या फिर पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन का भी पार्टी के पास राइट होता है कि जब एक
मान ली कोई गवाह आता है, उसका एग्जामिनेशन होता है, तो दूसरी पार्टी को मौका दिया जाता है कि आप इससे आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिए। तो अब हमारे दो सवाल बनते हैं, क्या 165 में पार्टीज ऑब्जेक्ट कर सकती हैं, पहली चीज, और क्या 165 में नहीं, मैं दोबारा से बोलता हूं, 165 में जो कोर्ट को पावर दी गई है, कोर्ट ने सवाल पूछा विटनेस से या पार्टी से, किसी से भी सवाल पूछा 165 की पावर का इस्तेमाल करते हुए, तो क्या कोई भी पार्टी इसका ऑब्जेक्ट कर सकती है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आप ये सवाल नहीं पूछ सकते? क्योंकि जब पार्टीज का गेम चल रहा था तब तो पार्टीज ऑब्जेक्ट कर सकती है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सवाल नहीं पूछा जा सकता, ये एविडेंस नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब 165 में आपको पावर दे दी गई, 165 में जब आपको पावर दे दी गई, तो क्या कोर्ट को पावर दे दी गई, तो क्या जब कोर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या पार्टीज ऑब्जेक्ट कर सकती हैं, पहला सवाल। दूसरी बात, 165 में जब कोर्ट ने सवाल पूछा तो जो स्टेटमेंट आई विटनेस की, क्या उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है कोई भी पार्टी, ये दूसरा सवाल बनता है। तो ये दोनों चीजें सेक्शन 165 में क्लियर कर दी गई। पहली चीज ये क्लियर की गई कि कोई भी पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती, इस पावर का जब कोर्ट इस्तेमाल कर रहा है तो पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती। द पार्टीज कैन नॉट मेक एनी ऑब्जेक्शन टू एनी सच क्वेश्चन और ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, जो मैंने कहा था कि कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी चीज, डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर दे सकता है। तो इन चीजों के लिए जब कोर्ट 165 की पावर का इस्तेमाल करता है तो पार्टीज इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती, उनको कोई भी ऑब्जेक्शन अलाउड नहीं होगा। दूसरी बात, जब कोर्ट ने सवाल पूछा, कोर्ट आस्क्ड द क्वेश्चन टू द विटनेस, विटनेस ने रिप्लाई कर दिया। उस रिप्लाई के बाद अगर पार्टी ये कहे कि साहब इस रिप्लाई पर मुझे इसे क्रॉस एग्जामिन करना है, तो दैट विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड। तो ये रिस्ट्रिक्शंस पार्टीज के ऊपर है। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे जब कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा, और दूसरा, पावर का इस्तेमाल करते हुए जब कोर्ट ने सवाल पूछा, उसके रिप्लाई में जो बात आई है उस रिप्लाई को लेकर आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अगली बात पे चलते हैं। अब आते हैं कि देखिए, जहां पर भी पावर दी गई है वहां पर पावर पे कुछ लिमिटेशन भी दी जाती हैं कि भैया ठीक है, हम आपको पावर तो दे रहे हैं लेकिन पावर्स को आपको एक दायरे में रहकर इस्तेमाल करना है। तो लिमिटेशंस क्या क्या है 165 की पावर्स के इस्तेमाल का? तो पहली लिमिटेशन तो ये है कि आप कुछ भी सवाल पूछिए, रिलेवेंट पूछिए, इररिलेवेंट पूछिए, किसी भी समय पूछिए, किसी भी फॉर्म में पूछिए, लेकिन इस सब के बाद आपकी जो जजमेंट निकलेगी वो बेस होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट पे, वो भी ड्यूली प्रूफ। तो पहली रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन तो ये कि कुछ भी कीजिए लेकिन जजमेंट शुड बी ऑन रिलेवेंट फैक्ट ओनली। अब आ जाइए दूसरी पे। दूसरा है 121 से लेके 131 तक प्रिविलेज कम्युनिकेशन आते हैं। ये 121 से 131 इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिविलेज कम्युनिकेशन आते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का कम्युनिकेशन, लॉयर का क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। उन कम्युनिकेशन को लेके एविडेंस अलाउ नहीं होते। अगेन जब 121 से 131 करेंगे देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि 121 से लेके 131 तक प्रिविलेज कम्युनिकेशन आते हैं, और अगर वो क्या कहते हैं, जो सवाल है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के दायरे में आता है तो कोर्ट उसे नहीं पूछ सकता। जज कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। उदाहरण के तौर पे एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में कुछ बात हुई है, अब ये बात प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आती है तो पार्टीज नहीं पूछ सकती, प्रिविलेज कम्युनिकेशन की रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन क्या 165 की पावर का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट पूछ सकता है? कोर्ट भी नहीं पूछ सकता। अगर वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन का कोई मुद्दा है तो उस पर लेकर कोर्ट भी विटनेस से या पार्टी से सवाल नहीं कर सकता। तीसरा है कोर्ट कैन नॉट आस्क इम्प्रॉपर क्वेश्चंस। 148 और 149 आप अपने एविडेंस एक्ट में देख लीजिएगा, अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कोर्ट इम्प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, जो 148 और 149 में आता है। चौथा है कि जब कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट को समन करेगा
तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डॉक्यूमेंट को समन कर सकता है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को समन नहीं कर सकता। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को समन तभी कर सकता है जब वो सेक्शन 65 में परमिसिबल हो। प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट क्या होता है, परमिसिबिलिटी क्या होती है सेक्शन 65 की, ये हम करेंगे जब हम अगला टॉपिक प्राइमरी डॉक्यूमेंट और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि कोर्ट बेशक कुछ भी प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर कर सकता है, डॉक्यूमेंट कुछ भी बोल सकता है कि डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें, मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन के लिए बोल सकता है। समन जो करेगा वो सिर्फ प्राइमरी डॉक्यूमेंट के उसके लिए करेगा, और सेकेंडरी के लिए सिर्फ तब करेगा जब सेक्शन 65 में सेकेंडरी एविडेंस अलाउड हो। चलिए अब अगली टॉपिक पे चलते हैं। अब लास्ट टॉपिक है 165 का, रिलेशन है सेक्शन 162 सीआरपीसी। देखिए 162 सीआरपीसी बहुत डिटेल में हम करेंगे क्योंकि 162 सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम करेंगे इसे सीआरपीसी में। अभी के लिए आपको अगेन सिर्फ इतना समझना है, 162 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस को कोई स्टेटमेंट दे दी एग्जामिनेशन के दौरान, तो उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कोर्ट में जब वो विटनेस आएगा तो सवाल पूछने के लिए नहीं किया जा सकता। उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप सवाल पूछने के लिए नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए। तो पार्टीज पर तो रिस्ट्रिक्शन है कि जो स्टेटमेंट दी गई है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। चलिए देखिए, मान लीजिए आपने स्टेटमेंट दिया, ए ने बी, मैंने देखा वहां पर ए खड़ा था, ए ने कहा कि मैंने देखा वहां पर बी खड़ा था, सी ने ये किया, डी ने किया, जो भी उसने पुलिस को स्टेटमेंट दी। अब जब ये विटनेस कोर्ट में आया है, भाई स्टेटमेंट तो उसने पुलिस को दी है ट्रायल शुरू होने से पहले, अब ये विटनेस कोर्ट में आया, अब कोई भी पार्टी इससे ये सवाल नहीं पूछ सकती कि क्या आपने उस दौरान पुलिस को ये स्टेटमेंट दी थी। पूछ सकती है, वो एक्सेप्शंस में आएगा कि वो प्रोसिक्यूशन विटनेस होना चाहिए, सिर्फ अक्यूज पूछ सकता है। इसके डिटेल में अभी मत जाइए, अभी आप समझ लीजिए कि प्रीवियस स्टेटमेंट जो पुलिस को दी है सेक्शन 162 में, उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है कि सवाल नहीं पूछे जा सकते। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है। अगला सवाल ये बनता है कि चलिए पार्टीज पर तो रिस्ट्रिक्शन है, क्या कोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शन है? क्योंकि कोर्ट को तो हमने बहुत सारी पावर्स दे दी 165 में। तो इसका जवाब ये निकलता है, इसका जवाब निकला रघुनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1974 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि भैया 165 की जो पावर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है 162 में, और 165 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बेशक पार्टी सवाल ना पूछे 162 के कारण, लेकिन कोर्ट पूछ सकता है। द कोर्ट कैन आस्क क्वेश्चंस टू अ विटनेस इवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जबकि पार्टीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्यों कहा गया ये इसलिए कहा गया क्योंकि कोर्ट ने कहा, इस जजमेंट में कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि यार अगर ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती कि हम कोर्ट को भी रिस्ट्रिक्ट करते कि 165 का पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो इसको यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब सवाल नहीं पूछ सकते हैं, जो कि 162 की रिस्ट्रिक्शन है वो कोर्ट पर भी अप्लाई होगी, तो या तो लॉ मेकर्स 162 में इसका जिक्र कर देते, 162 में लिख देते, या 165 में लिख देते कि भैया ये पावर आपको नहीं दी गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए 165 की जो पावर्स हैं वो 162 सीआरपीसी से किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगी। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर एपिसोड 3 एंड वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्विस्टोरियल प्रोसीडिंग्स, एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग्स, और हमने जो पावर्स दी गई हैं अलग अलग स्टेच्यूट्स में उनके बारे में भी जिक्र किया, और सेक्शन 165 को हमने डिटेल में किया। 165 में कोर्ट को पावर दी गई है कि वो रिलेवेंट फैक्ट को डिस्कवर करने के लिए या रिलेवेंट फैक्ट के प्रॉपर प्रूफ को फाइंड करने के लिए कुछ भी सवाल पूछ सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, किसी भी समय पूछ सकता है, रिलेवेंट फैक्ट दोनों से पूछ सकता है, पार्टी से भी पूछ सकता है और विटनेस से भी पूछ सकता है, और वो कोई भी डॉक्यूमेंट या थिंग के प्रोडक्शन का ऑर्डर भी दे सकता है। तो ये सब पावर उसको दी गई हैं। इनका हमने अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया कि क्या क्या कौन सी फॉर्म की जब बात आई तो क्या होगा, किस समय पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने लिमिटेशंस को किया, और उसके बाद हमने किया कि 162 सीआरपीसी और 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या रिलेशन है। तो उसमें हमने क्लियरली समझा कि 162 सीआरपीसी की जो रिस्ट्रिक्शन है
वो सिर्फ पार्टीज पर अप्लाई होती है, कोर्ट पर अप्लाई नहीं होगी। कोर्ट 165 की पावर का इस्तेमाल करते हुए विटनेस से प्रीवियस स्टेटमेंट जो उसने पुलिस को दी है उस पर भी सवाल पूछ सकता है, जबकि पार्टीज पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो 162 सीआरपीसी में पढ़ेंगे। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन कोर्ट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो विद दिस वी एंड आवर एपिसोड 3। अब एपिसोड 4 में मिलते हैं। एपिसोड 4 में हम करेंगे सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी, विच इज रिलेटेड टू इंक्विजिटोरियल पावर्स। थैंक यू।